हेलो बच्चों, दीपराज सर एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। आज दीपराज सर आपको क्वेश्चन बैंक कराएंगे। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दीपराज सर आपको यहाँ पर आज देने वाले हैं वीडियो में, बीज गणित के। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन बैंक से जो बोर्ड ने हमारे लिए भेजा हुआ है लगभग 60% प्रश्न आ सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। और ये आपको याद है, बोर्ड में आपका जो पेपर होगा वो 40 अंकों का होगा। जब तुम इसका 60% निकालोगे तो लगभग 24 से लेकर के 25 अंक हो जाएंगे। तो ये मान के चलो बच्चों कि 24 से लेकर के 25 अंक तक अगर आप ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते हो तो आपके हाथ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो पहला प्रश्न 8 अंकों का होता है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन होता है वो 8 अंकों का होता है। उसमें 1A और 1B ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 1A में MCQ होते हैं 4 अंकों का, तो मैंने यहाँ लिखा है 1A। तो बोर्ड ने पहले पार्ट से 10 क्वेश्चन दिए हैं जो MCQ के रूप में है, वो आ सकते हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा बोलते नहीं हैं और सीधे काम पर लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन कितने अंकों का होता है? 8, 4 + 4 है ना। तो 4 MCQ होंगे और 4 एक एक अंक के छोटे प्रश्न होंगे। तो आज मैं 10 MCQ कराऊंगा और 10 छोटे छोटे एक अंकों के प्रश्न जो कि बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक के रूप में हमारे पास भेजा है। तो चलिए दीपराज सर आप बोलिए मत, सीधे काम पे लग जाइएगा। पहला सवाल मैंने हल कर दिया है, दूसरे से आपको हल करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। इस समीकरण का आलेख बनाने के लिए अगर x का मान 1 हो तो y का मान कितना होगा? आपको याद है बच्चों, हम लोगों ने वीडियोस लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब हम किसी समीकरण का आलेख बनाते थे तो एक टेबल बनाया करते थे। x का मान दिल से लेते थे और y का मान गणना से। तो x का मान 1 है तो आपको करना क्या है, जहां x है वहां 1 रख दो। मैंने रख दिया हुआ है, 4 × 1 है ना, +5y = 19। 4 × 1 = 4, उस तरफ भेजेंगे तो -4 हो जाएगा और 19 में से 4 गया तो 15। फिर ये 5y = 15 है तो 5 को उधर भेजेंगे तो 15/5 अर्थात 3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने छोटे जगह में हल कर दिया। तो बच्चों y का मान कितना आ गया? 3। कैसा लगा? छोटा सा था, बढ़िया। चलिए दूसरे से स्टार्ट करते हैं बच्चों। दूसरा देखिएगा, दूसरा 2 समीकरणों के लिए क्रैमर पद्धति की बात हो रही है। dx का मान 26 है, dy का मान -39 है और d का मान 13 है। तो x का मान बताओ। आपको याद था बच्चों, क्रैमर पद्धति से हल करते समय x कैसे निकालते थे? dx/d है ना। तो dx का मान आपको दिया हुआ है यहां पर 26 है और d का मान दिया हुआ है आपको 13। तो आप काटिएगा, 13 दूनी 26। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 2। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार से अगर कहते हैं y का मान निकालो तो y का मान के लिए आपको फॉर्मूला याद था dy/d। यहां पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको फॉर्मूला याद करा दूं कि x के लिए dx/d और y के लिए dy/d। ठीक है, बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन है बच्चों, केवल आप वीडियो को देखते रहिएगा और आपको समझ में आता रहेगा। चलिएगा तीसरा लेते हैं विद्यार्थियों, तीसरा। तो दीपराज सर आपके सामने तीसरा ला रहे हैं। एक एक करके हम पर्दा हटाएंगे और एक एक करके हम लोग यहां पर हल करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक रेखीय समीकरण नहीं है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। इनमें से कौन ऐसा है जो एक रेखीय समीकरण नहीं है? अब देखिए बच्चों, एक रेखी वहां पे शब्द लिखा है, तो एक रेखी का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि जो चरांक होंगे उन पे जो घात होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, घात 1 होना चाहिए। तो यहां देखें, यहां पर x पर घात 1 है, y पर घात 1 है, तो ये एक रेखीय समीकरण हुआ। देखिए चरांक दोनों जरूरी नहीं है, एक चरांक रहेंगे तो भी चलेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है x = 3, तो यह भी एक चरांक वाला, 2 चरांक वाला समीकरण है, लेकिन घात यहां पर 1 है, यानी ये एक रेखीय। कहोगे सर y तो नहीं है, लेकिन बच्चों y नहीं है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x + 0y = 3 है ना। तो मतलब एक भी चरांक रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन घात 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां देखें, x पर घात 1 है, y पर घात 1 है, तो ये भी एक रेखीय समीकरण है। यहां पर x पर घात 1 है, y पर घात 1 है, ये भी एक रेखीय समीकरण है। लेकिन यहां देखिएगा x पर घात 2 है ना बच्चों। तो यहां अगर हम देखें x पर घात 2 है, बराबर है ना बच्चों। तो ये यहां पर अगर हम देखें, जो x का घात है वो 2 है, इसलिए यह एक रेखीय समीकरण नहीं है। तो यह बच्चों रेखीय समीकरण नहीं है, रेखीय समीकरण नहीं है। यानी हमारा सही उत्तर होगा डी वाला, डी यानी दीपराज सर नहीं बल्कि ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, याद रहेगा ना। यानी कि x पर घात कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो ये था बच्चों तीसरा वाला। अब हम आते हैं चौथे वाले पर। ठीक है,
चौथे वाले पर आ जाइएगा, यहां देखते हैं चौथे वाले पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से 3x धन 6y बराबर 12 इस समीकरण का एक हल नहीं है। यहां पे ऑप्शन दिए हैं, कह रहे हैं कौन ऐसा है जो इसका एक हल नहीं है। तो आप क्या करिएगा बच्चों, पहले समीकरण को तो लिख देते हैं। समीकरण है 3x प्लस 6y, ये समीकरण का बायां पक्ष बराबर है ना। दायां पक्ष 12 मत लिखिएगा। आप क्या करना, देखो अगर ये इसमें से जो भी हल होगा वो इस समीकरण की संपुष्टि करेगा, अर्थात x और y का मान डालने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम एक एक करके यहां पर मान डालते हैं बच्चों। मान लो पहले हमने डाला -4 और +4 है ना, तो -4 और +4 जब डालोगे तो x के बदले में -4 और y के बदले में +4 है ना। तो ये -12 और ये 6 चौक 24, तो 24 में से 12 गया तो 12 है ना बच्चों, और यहाँ पर 12 है, यानी ये उत्तर तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं कौन हल नहीं है, यानी ये तो हल है। अब हम आते हैं दूसरे पर, 0 और 2 पर है ना बच्चों। तो फिर से समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 6y, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिखेंगे और जहाँ पर y है वहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये 3 गुणे से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 12, क्या यहाँ भी 12 आ रहा है? हाँ, है ना, यानी ये भी हल है क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये भी हल है। अच्छा, अब तीसरा बच्चों, तो फिर से समीकरण लिखना है ना। अब 8 और 2 है, तो जहां x है वहां 8 डाल देना और जहां y है वहां -2 डाल देना। तो 8 तरीक 24 और -4 कितना आ गया? 20 आ गया, परंतु यहां पर तो है 12, अर्थात पकड़ में आ गया। यानी ये जो सी वाला है बच्चों, ये सी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। यह समीकरण की संपुष्टि नहीं कर रहा है, अर्थात यह हमारे समीकरण का एक हल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एक समीकरण का हल नहीं है, ये आपको याद रखना है, बल्कि आपने करके देखना है। ठीक है, कहोगे सर चौथा वाला सी वाला ये जो डी वाला है, भाई जो मिल गया तो हमें इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हो तो कर लो। 3x प्लस 6y, तो जहां पर x होगा वहां पर डाल देते हैं 3 है ना, और y के बदले में हम डाल देते हैं 1 है ना बच्चों। तो 3 तरीका 9 और 6 कम 6, तो ये हो गया 15, यानी ये भी नहीं है बराबर, ये भी नहीं है, अर्थात यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे क्वेश्चन बैंक में। कोई बात नहीं बच्चों, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा है ना। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ऐसे मिल रहे हैं हमें है ना, कि जो हल नहीं है, क्योंकि 3x यहाँ पर हमने शायद कुछ गलत कर दिया है। यहाँ पर बच्चों 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर 6 है, 6 हो जाएगा, ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी -12 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। 24 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 12 है। ओके, तो ठीक है बच्चों, गलती मिल गई। देखिएगा हल करने से गलतियाँ मिल जाती हैं, अर्थात ये हुआ कि ये भी संपुष्टि कर रहा है, अर्थात ये भी सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर कौन हो जाएगा? डी वाला है ना बच्चों। तो देखा आपने, यानी यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो जो गलती थी हम लोगों ने अपनी पकड़ ली, इस प्रकार से चौथा लिया तो समझ में आ गया कि नहीं हमारी फॉल्ट कहाँ थी बच्चों। यहाँ पर 2 नहीं था बल्कि यहाँ पर 6 था। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि इस समीकरण की संपुष्टि नहीं कर रहा है, अर्थात 3,1 इस समीकरण का एक हल नहीं है। ओके, तो ठीक है, अगले पे आते हैं, अगले पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये एक निश्चयक है जैसा कि आपको बताया गया है ना। कह रहे हैं कि इस निश्चयक का मान 2 हो तो x का मान कितना होगा। चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। पहले निश्चयक लिखते हैं 3, 5, 2x, आपको याद होगा, और इस निश्चयक का मान इन्होंने दिया हुआ है 2। अच्छा, निश्चयक का मान कैसे निकालते थे विद्यार्थियों? तिर्यक गुणा करते थे। देखो यहाँ से शुरुआत मत करना, यहाँ से 3 का गुणा x में करना 3x, और बीच में हम माइनस डालते हैं, 5 दूनी 10, ध्यान में रखिएगा, बीच में माइनस ही डालते हैं। शुरुआत लेफ्ट से करते हैं, यहाँ से मत करते हैं ना, बल्कि यहाँ से लेफ्ट से करना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि -10 को वहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +10, तो 3x बराबर हो जाएगा ये 12 है ना। तो x बराबर 12/3, अर्थात कितना हो जाएगा? 4। तो x का मान आ गया 4, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर लाते हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरणों के लिए डी का मान हमें दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि डी का मान बताना है। इस समीकरण के लिए हमें डी का मान बताना है, डी का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको।
कह रहे हैं यहाँ पर कि डी का मान बताइएगा। दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको याद है क्रैमर का नियम जब हम हल करते थे तो समीकरण को पहले हमें मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप अर्थात ये हुआ कि पहले x का पद, फिर y का पद, और जो भी अचरांक होगा, अंक होगा, उसको बराबर के उस तरफ भेज देना। तो ये हम कहते थे मानक रूप, है ना बच्चों। मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप अर्थात आपको याद होगा कि ax प्लस by बराबर c, इस रूप में होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा समीकरण है वो है 2x प्लस 4y बराबर -10। ये तो मानक रूप में लिखा गया है। कह रहे डी बताइएगा। तो आपको याद होगा बच्चों, डी निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक डिटरमिनेंट यानी कि निश्चयक बनाते थे, और पहले कॉलम में, ये कॉलम में x का गुणांक लिखते थे। तो यहाँ पर x के साथ 5 है और यहाँ पर दूसरे समीकरण में x के साथ 2, फिर y का गुणांक यहाँ है 3 और यहाँ है 4। तो जैसा कि भी आपने ऊपर वाले सवाल में देखा, तो बच्चों आप तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक गुणा करते इसमें पहले लेफ्ट से करना, फिर राइट, है ना। तो ये 5 का गुणा 4 में हो जाएगा, 5 चौक 20, और 20 में डालेंगे हम माइनस, 3 दूनी 6, तो 20 में से 6 चले गया, तो उत्तर कितना आ गया बच्चों, 14। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 14 है? हाँ, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखा आपने। तो क्रैमर पर ना कुछ तो आएगा ही विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम में पक्का है। या तो 1 नंबर वाले में, या तो 2 नंबर वाले में, या तो 3 नंबर वाले में। ये 100% श्योर है बच्चों, क्रैमर पर बोर्ड में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो क्रैमर के नियम पर अगर आप सवाल कर लेते हैं तो समझिए कि आप खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर के ही आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों 7वें क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक क्वेश्चन हम अनफोल्ड कर रहे हैं, एक एक प्रश्न हल करते आ रहे हैं और आपके सामने से पर्दा हटाते जा रहे हैं। यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं, एक रेखीय समीकरण है। कह रहे हैं कि x प्लस वाई का मान बताओ। देखिए विद्यार्थियों, अब ये हल करके नहीं करना है हमें। अब ये अंक बड़े बड़े हैं, इनको हल करने जाओगे बच्चों तो बहुत समय लगेगा। वास्तव में पूरा, जैसा कि हमने हल करने का 2 तरीका सिखाया है, गुणांक समान करके, या तो फिर क्रैमर से, या तो फिर और एक तरीका था विलोपन पद्धति। लेकिन वो 1 नंबर में बच्चों तो नहीं बैठता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये 1 अंक में आया है तो जरूर यहाँ पर कोई ट्रिक होगी, है ना, जरूर यहाँ पर कोई ट्रिक होगी, बराबर। तो ट्रिक यही है बच्चों, या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, या तो इन दोनों समीकरणों को घटा दो। ये कई सालों से बोर्ड के एग्जाम में आता रहा है, समझ रहे हो, कई सालों से आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ देखो, यहाँ x के साथ 49 है और y के साथ 57। यहाँ पे फ्लिप हो गया है, जो यहाँ x के साथ था वो y के साथ चले गया, और जो यहाँ y के साथ था वो यहाँ x के साथ चले गया। मतलब गुणांकों की अदला बदली हो गई। गुणांक कैसे हो गए? फ्लिप हो गए। तो बच्चों ऐसे सवालों में जब भी गुणांकों की अदला बदली यानी फ्लिप हो जाए तो ये नियम बनता है, एक बार हम दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। ठीक है, तो अपने आप x प्लस वाई या x माइनस वाई मिल जाता है। ये याद रखना कि जब भी गुणांकों की अदला बदली हो तो मैं आपको बताता हूं कि या तो जोड़ना पड़ता था या तो घटाना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पर x प्लस वाई चाहिए, बीच में प्लस है, तो आप कहोगे सर चलो जोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है। यहाँ y के साथ माइनस है, यहाँ y के साथ माइनस है, तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वहाँ भी y के साथ माइनस होगा। लेकिन कह रहे नहीं, y के साथ प्लस है, अर्थात हमें क्या करना होगा बच्चों, घटाना पड़ेगा। समझ रहे हो, यानी हमें घटाना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कह देते हैं। चलिए घटाते हैं बच्चों। घटाने पर तो आइएगा 49x, देखिए ये 1 नंबर का है इसलिए मैं सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अगर ये MCQ है ना, अगर ये प्रश्न होता तो हम लोग हल करके दिखाते हैं। ये MCQ है तो ये तो रफ कॉपी में हल करना है बच्चों, केवल उत्तर पर ही आपको अंक मिलेगा ना, यहाँ हल के सोपानों पर आपको अंक नहीं मिलेगा। आइए बच्चों हम घटाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, घटाते समय चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ छोटे में से बड़ा तो घटेगा नहीं, 57 में से 49 को घटा देना बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा, अगर आप देखें घटाएं, है ना, तो 57 में से जब 49 को हम घटाएंगे, 17, यहाँ 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बलवान 57 है तो ये माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार 57 के साथ माइनस है, 49 के साथ प्लस है, असमान चिन्ह, झगड़ा होगा, है ना। तो यहाँ फिर से घटाना होगा, 57 में से 49 गया तो बच्चों 8 आ जाएगा, लेकिन बलवान 57 है तो अर्थात -8y, है ना। बलवान का चिन्ह लगाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है। यहाँ भी बच्चों घट जाएगा, है ना। तो 252 में से 172 को घटा देना, समझ रहे हो, 252 में से 172 को आपको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो आप बड़े में से छोटा ना, है ना बच्चों। यहाँ पर 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास
मिला हुआ है। 252 में से अगर हम 172 घटाएंगे तो मिल जाता है यहाँ पर 80, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80, है ना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है -8x -8y बराबर 80। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि तीनों को भी ना -8 से डिवाइड कर देते हैं। तो -8 से डिवाइड करोगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा और 8 भी गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ भी चिन्ह गायब हो जाएगा और 8 भी गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा y। और यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पर 252 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए बराबर, तो यहाँ का भी माइनस गायब होगा और 8 दहा में 80, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 10। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चूंकि ये MCQ है तो मैंने बड़े कम जगह में हल किया हुआ विद्यार्थियों, आप अपनी नोटबुक में बढ़िया इसको दूर विस्तार पूर्वक हल कीजिएगा, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर बच्चों। ठीक है, 2x - y बराबर 2 इस समीकरण का एक हल कौन होगा? इसमें से कोई एक ऐसा है जो इस समीकरण का एक हल है। तो फिर से बच्चों जैसा कि भी आपने ऊपर देखा, अगर हम पहले समीकरण का बायां पक्ष लिख देते हैं 2x - y, देखिए अगर जो भी हल होगा वो इस समीकरण की संपुष्टि करेगा, अर्थात x और y का मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो एक एक करके लेते हैं। चलिए पहला वाला है ना, पहले वाले में x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो जहां पर x है वहां डाल देते हैं 2 और y के बदले में 2, है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो उत्तर आ गया 2, अर्थात यह समीकरण की संपुष्टि कर रहा है, यानी यही हो गया हमारा सही उत्तर। कहोगे सर ऊपर आपने गलत कर दिया था, बाकी भी चेक कर लेते हैं। ओके ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो दूसरे को भी चेक कर सकते हो। दूसरा है, अगर हम फिर से देखें बच्चों तो समीकरण का जो बायां पक्ष लिख देना, है ना, 2x - y बराबर 2, तो x के बदले में हम डाल देंगे 5 और y के बदले में 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर है 2, अर्थात ये x बराबर 5 और y बराबर 2 द्वारा समीकरण की संपुष्टि नहीं हो रही है, अर्थात ये एक हल नहीं है। उसी प्रकार ये भी आप रखोगे तो आप पाओगे कि वो भी समीकरण की संपुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक कर दिया ना बच्चों तो बाकी नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा विश्वास है तो आगे समय वेस्ट नहीं करना है, और अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप बाकी में भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक अंक के बच्चों छोटे छोटे गुलाब जामुन है, बस आप इनको 2 बार या 3 बार देख लोगे ना तो समझ लो कि आपको ये पूरी तरह से आ जाएंगे। लेकिन हाँ, गणित है बच्चों, गणित में आपको कोई चीज़ केवल देखने से कभी नहीं आएगी, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। शिक्षक ठीक कई सालों से पढ़ाता है, लेकिन आप पहली बार पढ़ते हो ना, तो आपको बार बार क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना है और आपको रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, तो चलिए MCQ वाले प्रश्न कर रहे हैं दीपराज सर। आपको पता है ना कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पहला क्वेश्चन कितने अंक का होगा? जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना बच्चों, वो 2 प्रकार से होगा। कैसा? प्रश्न 1A और क्वेश्चन नंबर 1B। 1A कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का। 1B भी कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कितने अंकों का होगा? 8 अंकों का, ठीक है। और 1A में जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो MCQ टाइप के होंगे, ये MCQ होंगे, अर्थात इनमें उत्तर दिया होगा, और ये शॉर्ट आंसर होंगे, यानी एकदम छोटा छोटा इनका हल होगा बच्चों, है ना। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 1A के 10 क्वेश्चन किए हैं, कर देंगे MCQ वाले, और 10 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट वाले, है ना। तो पहले पार्ट में से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी MCQ वाले प्रश्नों की भी और शॉर्ट वालों की भी, ठीक है। तो चलिए 9वें पर आते हैं, जो कि MCQ टाइप का है। x - y बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 70, तो इन समीकरणों का हल क्या होगा? अब देखिए बच्चों, ये MCQ में आया है, और आपको पता है अगर हम रियल में हल करने जाएंगे तो ये तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहला समीकरण है x - y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 70। इनके गुणांक समान है विद्यार्थियों। अगर गुणांक समान हो तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, केवल आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो x और x क्या हो जाएगा? 2x, y और y कट जाएंगे विद्यार्थियों, 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। तो x का जो मान होगा 80/2, अर्थात x का मान कितना हो गया? 40, है ना। क्या इसमें से किसी में भी x का मान 40 है? कहोगे सर हाँ, ए वाले में बस y का मान निकालने की जरूरत भी नहीं है, यानी ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहोगे नहीं सर, हम चेक करेंगे। ओके, आप y का मान निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो जहां x है समीकरण 1 में वहां 40 डाल देना, तो 40 - y बराबर 10।
माइनस वाई को वहाँ भेज दो और 10 को यहाँ बुला लो, चिन्हों की अदला बदली हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 30, है ना विद्यार्थियों। तो वाई का मान आ गया 30। ठीक है। अच्छा, आप एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आपको हल भी नहीं करना है तो आप एक एक करके ये मान डाल के देख सकते हो दोनों समीकरणों में कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो दोनों समीकरणों की संपुष्टि कर रहा है। परंतु यहाँ पर मुझे लगता है हल करना काफी आसान था क्योंकि गुणांक यहाँ पर समान थे। ठीक है, तो 9 प्रश्न हो गए। अब आपको लाते हैं दीपराज सर क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, 4x + 3y = 19 और 4x - 3y = -11, इन समीकरणों के लिए dx का मान कितना होगा, यानी क्रैमर की विधि से हल करना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो क्रैमर की विधि के लिए पहले समीकरणों को मानक रूप में लिखना होगा। तो 4x + 3y = 19, ठीक है, ये तो मानक रूप में है। 4x - 3y = -11, ये भी मानक रूप में है। तो dx का मान पूछ रहे हैं बच्चों। तो dx के लिए दीपराज सर ने क्या कहा था, एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों, याद आ रहा है ना। यहां पर हम x का गुणांक लिखते थे यहां y पर, लेकिन मैंने कहा था dx के लिए d मतलब ढक दो, किसको, x को, मतलब x के गुणांकों को ढक दो। तो पहले कॉलम में x के गुणांकों को मत लिखो, पहले कॉलम में x के गुणांकों को ढक दो, उसके बदले में ये लिखो, कौन, 19 और -11, y के गुणांकों को एज इट इज कॉपी कर लेना। तो ये dx निकालने का तरीका सर ने बताया था। ढक दो, यानी पहले कॉलम में जो x के गुणांक हैं 4 और 4, उनको ढक दो, उनको मत लिखो, उनके बदले में 19 और -11 को लिख दो। अच्छा, इसके बाद तो बच्चों आप तिरक गुणा करते हो, आपको पता ही है। 19 का गुणा हम करेंगे 3 में, 19 तियां 57 और माइनस, और बीच में क्या डालते हैं, माइनस, और 11 तियां 33, लेकिन यहां पर हो जाएगा -33, करेक्ट। देखिएगा 19 तियां 57 और 11 तियां -33, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये माइनस तो अपनी विधि का है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस आता है बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या नीचे हल कर लेते हैं। तो ये -57 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +33, है ना। तो 57 में से हम 33 को निकाल देंगे, तो 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन यहाँ बलवान कौन है, 57 और उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला -24। तो पहले पार्ट के 10 MCQ दीपराज ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात याद रखिएगा, इस बार आपको कौन कौन से पार्ट परीक्षा में आ रहे हैं आपको पता ही है ना, कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो पहला पार्ट है ना रेखीय समीकरण वाला, फिर वर्ग समीकरण वाला, फिर उसके बाद में श्रृंखला वाला पार्ट आ रहा है, और उसके बाद में संभाव्यता वाला, यानी कुल 4 ही पार्ट आपके सामने अगर हैं, मान लेते हैं अगर 4 ही पार्ट हैं बच्चों, और 4 MCQ होंगे, है ना। ठीक है, तो एक MCQ तो एक पार्ट से आएगा ही, मतलब ये मान के चलेगा बच्चों इस 10 में से एक MCQ फिक्स है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। यानी ये मैं बताऊं, अगर आप ये 10 MCQ जो दीपराज सर ने आपको कराए अगर आप कर लेते हो, तो आपका एक अंक कम से कम, या 2 भी मान लो, पक्का हो गया बोर्ड की एग्जाम के लिए, है ना, बिल्कुल पक्का हो गया। ओके, तो आशा करते हैं बच्चों ये 10 MCQ जो दीपराज सर ने कराए आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि जो एक अंक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं 1B, है ना बच्चों, ये भी 4 अंक का होगा। तो यहाँ भी बोर्ड ने 10 क्वेश्चन दिए हैं पहले पार्ट से, है ना, इसको हम करते हैं अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें हल भी करके दिखाना है, तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों कि आप पहले केवल 10 MCQ देख लीजिएगा, फिर बस अगर जैसे आप वीडियो देख लेते हो तुरंत अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा ये शॉर्ट आंसर के साथ में जो एक अंक का होगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और बस जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी।